गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कम्युनिटी मेडिसिन का जो हमारा आज का लेक्चर या टॉपिक जो रहेगा वो हमारा जो प्रीवियस टॉपिक चल रहा था कोहोर्ट स्टडी, उसी के ही कंटिन्यूशन के अंदर है। उसी का सेकंड पार्ट जो है आज हम उसके अंदर कोहोर्ट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कोहोर्ट स्टडी के बारे में बात करना स्टार्ट किया था। तो जैसा कि हम लोगों का मेथड जो बेसिकली टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स। तो एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स में हम लोग यही बात कर रहे थे कि जो भी एपिडेमियोलॉजी है उसको स्टडी करने के तरीके क्या हैं, किस किस तरीके से किन किन कंडीशंस में कौन कौन से मेथड्स अप्लाई होते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने बात की थी। और उन्हीं मेथड्स में से एक मेथड था कोहोर्ट स्टडी। ठीक है, तो कोहोर्ट के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि ये ग्रुप्स की स्टडी है। जब हमें कोई भी एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशनल जो मेथड्स हमारे होते हैं उनके अंदर हम लोग किसी ग्रुप को लेकर के चलते हैं और उस ग्रुप के अंदर हम लोग स्टडी जब किसी कम्युनिटी के अंदर ग्रुप बना करके उसकी कॉज एंड इफेक्ट बेसिस पर जब स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग कोहोर्ट स्टडी कहते हैं। तो कोहोर्ट में बेसिकली हम लोगों ने जो बात की थी वो यही की थी कि कोहोर्ट में कुछ ऐसे मेंबर्स को, ग्रुप के लोगों को लिया जाता है जिनके अंदर कोई ना कोई कॉमन सिमिलैरिटी हो। जैसे सपोज वो किसी एक ही एज ग्रुप के हों, उनमें कॉमन कुछ एक्सपोजर की हिस्ट्री हो, वो किसी कॉमन प्रोफेशन के हों, तो इन लोगों के अंदर कुछ ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और जिनके ऊपर कॉमन कॉज इस तरीके का अप्लाई होता हो जिसके इफेक्ट को हम लोग कॉमनली स्टडी कर सकते हो, उसे हम लोग कोहोर्ट स्टडी कहते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने उसकी बेसिक उसके बारे में बात की थी कि फ्रेमवर्क क्या है, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं कोहोर्ट स्टडी के। आज उसी कंटिन्यूशन में हम लोग फिर जो आगे बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कोहोर्ट स्टडी। ठीक है, तो जो कोहोर्ट स्टडी है वो कितने तरीके की होती है, कौन कौन से टाइप की होती है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, मेजरली अगर हम बात करें तो 3 तरीके की कोहोर्ट स्टडी होती है। नंबर 1 प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी, नंबर 2 रिट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी एंड नंबर 3 कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रोस्पेक्टिव एंड रिट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी। ठीक है, तो 3 तरीके के प्रोस्पेक्टिव, रिट्रोस्पेक्टिव एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो अब ये तीनों तरीके क्या हैं, इनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, इनका क्या मीनिंग है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी की अगर हम बात करें तो प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी का मतलब क्या है, इसके अंदर हम लोग जो बात करते हैं, जो हमारी स्टडी होती है वो बेस्ड होती है इस कंडीशन के ऊपर कि यहाँ पर रिजल्ट आउटकम हमारे पास पहले से नहीं है। ठीक है ना, मतलब जैसा हम लोगों ने कोहोर्ट स्टडी के अंदर डेफिनेशन में बात की थी कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड स्टडी है, यानी एक्सपोजर जो लोगों के ऊपर या कम्युनिटी में जो भी ग्रुप हमने लिया उसके ऊपर एक्सपोजर आया और उस एक्सपोजर से उनकी बॉडी पर क्या इफेक्ट आए, यानी कॉज और उसके इफेक्ट, इसको जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको कोहोर्ट के अंदर प्रोस्पेक्टिव के अंदर क्या डिफरेंस आता है, या सबसे पहली चीज क्या आती है प्रोस्पेक्टिव में कि यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट के अंदर हमें इफेक्ट जो है वो अननोन है, यानी हम जो भी एक्सपोजर उस ग्रुप के ऊपर अप्लाई करते हैं, जो भी पॉजिटिव फैक्टर उस ग्रुप पर अप्लाई करते हैं, उसके क्या इफेक्ट आएंगे हमें पहले से नहीं पता। तो उसे हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी। यानी एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर हम बात करते हैं कि सपोज हमें किसी चीज़ को देखना है, हमें देखना है कि पर्टिकुलरली कुछ ऐसे जो लोग जो हैं किसी केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, वहाँ पर पर्टिकुलर कोई केमिकल इस तरीके का बन रहा है, ठीक है ना, उस केमिकल का वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जो भी वर्कर्स हैं वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, उनकी बॉडी के ऊपर उस केमिकल एक्सपोजर का क्या फ़र्क पड़ता है। उसके अंदर वो काम करते हुए सपोज उन्हें काफ़ी टाइम हो गया, तो उस टाइम के बाद में उनकी बॉडी के ऊपर क्या उसकी वजह से चेंजेस आए, क्या उसके अंदर इफेक्ट आया, उसके बारे में हम लोग जब स्टडी करेंगे जहाँ पर हमें रिजल्ट पहले से नहीं पता, तो उसे हम कहेंगे प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी। ठीक है, देन नंबर 2 रिट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी। रिट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी क्या होती है कि इसके अंदर जो भी हम स्टडी करना चाह रहे हैं, जो भी हम लोगों की जो एक्सपोजर है उससे रिलेटेड डिजीज आउटकम जो है वो हमारे पास ऑलरेडी पहले से डाटा उसके अवेलेबल है। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के लिए बात करें कि हम लोगों ने ग्रुप लिया, हम लोगों ने जो स्मोकर्स हैं, जैसे जो लोग स्मोकिंग करते हैं, हम लोगों ने एक ऐसा ग्रुप लिया जो स्मोकिंग करते हैं। अब उसके अंदर उन लोगों का हमें पता है कि स्मोकिंग से हमारी बॉडी के अंदर लंग्स के ऊपर क्या चेंजेस आते हैं, लंग कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी होती है और लंग्स में कई पैथोलॉजीज डेवलप होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये चीज़ हमें पता है कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ और अवर लंग्स।
बट उस कंडीशन में हम लोगों को रिजल्ट पहले से पता होते हुए भी हम रिट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी में हम उस जो भी स्टडी हमारे पास में है उसको हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने पढ़ा है ये, हमें पता है ये, लेकिन अब जब हम उसे री-वेरीफाई करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रुप लेंगे, उस ग्रुप के अंदर जो भी स्मोकर्स हैं वो स्मोक कर रहे हैं, उसके बाद अल्टीमेटली जो एक टाइम पीरियड हम लोगों ने लिया, उस टाइम पीरियड के बाद में उनके अंदर क्या पैथोलॉजीज डेवलप हुई, क्या चेंजेस डेवलप हुए, उसकी बात हम लोग यहाँ पर करते हैं और हम उसको ऑब्जर्व करके जो एक डाटाबेस क्रिएट करते हैं और उसको प्रीवियस डाटाबेस से हम लोग रिलेट करते हैं कि जो स्टडी पहले हो चुकी है क्या ये सेम रिजल्ट है या उनके अंदर कोई चेंजेस हैं या कुछ नई बातें ऐसी हमारे सामने निकल करके आ रही हैं जो पहले या प्रीवियस स्टडीज़ के अंदर हमारे सामने नहीं थी। और जो तीसरा टाइप जो है हमारा कोहोर्ट स्टडी का, वो जैसे हम लोगों ने अभी बात की कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव स्टडी एंड रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी। तो इसमें जैसा कि हम लोगों ने अभी बात की, प्रोस्पेक्टिव में हम लोग क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिव में हम लोग जो हमारे पास रिजल्ट आउटकम ऑलरेडी नहीं है हमारे पास में और एक्सपोजर से हम लोग देखते हैं कि क्या रिजल्ट आउटकम हमारे पास में आया है। रिट्रोस्पेक्टिव के अंदर हम लोगों के पास में ऑलरेडी रिजल्ट है बट हम उसको री-वेरीफाई कर रहे हैं और इस कॉम्बिनेशन में हम दोनों ही कामों को कंबाइंड वे में करते हैं, ठीक है। कंबाइंड वे में किस तरीके से कि हमारे पास में ऑलरेडी स्टडी है, उस स्टडी को हम लोग डाटाबेस लेकर के उसके अकॉर्डिंग हम लोग री-वेरिफिकेशन करते हैं और प्लस उसी ही स्टडी को ही हम फिर कैरी फॉरवर्ड करते हैं और उसी में ही नए सिरे से और उसको इन्वेस्टिगेट हम लोग करते हैं कि उसमें और हमें फर्दर क्या चेंजेस मिलते हैं। एग्जाम्पल से हम लोगों को थोड़ा सा और क्लियर होगा। जैसे तो एग्जाम्पल में जैसे हम लोग इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो जैसे हम लोग अगर बात करते हैं कि हमारे पास में पहले से डाटाबेस क्या है कि स्मोकिंग की वजह से लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, ये लंग कैंसर की प्रोबेबिलिटी होती है, तो ये हमारे पास में एक रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी ऑलरेडी है हमारे पास में। कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि हमारे पास ऑलरेडी ये तो पता है हम लोगों को कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू अवर हेल्थ एंड अवर लंग्स, बट उस कंडीशन में उससे फर्दर जो हमारे पास स्टडीज हैं, वो जितनी स्टडीज हैं उसके बाद फर्दर और उसके अंदर क्या चेंजेस हमें ज्यादा एक्सपोजर से देखने को मिलते हैं, उसे हम लोग और इसमें कॉम्बिनेशन में स्टडी करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमें पता है कि लंग कैंसर डेवलप हो रहा है, बट अगर सपोज जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, जो लंग कैंसर के हैं, वो अगर उनके अंदर वही एक्सपोजर और फर्दर बढ़ता है, या सपोज माइल्ड पैथोलॉजी के जो लोग हैं जिनमें कोई लंग इन्फेक्शंस क्रिएट हो रहे हैं, कोई पोल्यूशन की वजह से क्रिएट हो रहे हैं, जो लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो उस पोल्यूशन की वजह से उनको वो एलर्जिक हो रहे हैं, वो अस्थमैटिक हो रहे हैं, बट अगर वो एक्सपोजर जो है वो और लंबे समय तक उनकी बॉडी पे बना रहे तो उस कंडीशन में और क्या वर्सनिंग हो सकती है, क्या नए चेंजेस आ सकते हैं, इसको हम लोग स्टडी करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव एंड रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन में हम लोग ऑलरेडी जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं, जो हमारे पास में डाटाज हैं, उनको बेस बना करके हम लोग उसी स्टडी को और आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं और हम लोग एक नई स्टडी जो हमारे सामने निकल करके आती है उसे हम लोग प्रिजर्व करते हैं। तो ये हमारे टाइप्स हुए कोहोर्ट स्टडी के। अब ये जो स्टडी होती है वो किस तरीके से होती है, इसका बेसिकली वे क्या है, स्टेप्स क्या हैं, उसके बारे में हम बात करें, या एलिमेंट्स ऑफ कोहोर्ट स्टडी जिसे हम कहेंगे तो वो क्या क्या है। तो देखिए एलिमेंट्स जो हैं कोहोर्ट स्टडी के, उसमें सबसे पहली बात आती है सब्जेक्ट। जिन लोगों पर हमें स्टडी करना है, जिन लोगों पर हमें एक्सपेरिमेंट करना है, सबसे पहले उनका सिलेक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट एलिमेंट्स में सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ स्टडी सब्जेक्ट्स। तो जो भी सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हमें स्टडी करना है, सबसे पहले हमें उसे सेलेक्ट करना है, तो कि किन लोगों पर हमें एक्सपेरिमेंट करना है इस चीज को। तो इसके अंदर दो तरीके के स्टडी सब्जेक्ट हमारे सामने निकल करके आते हैं, एक तो होते हैं जनरल, एक होते हैं स्पेसिफिक। तो जनरल जो स्टडी सब्जेक्ट होते हैं वो किस तरीके के होते हैं कि जनरल पॉपुलेशन में जो भी डिजीज होती हैं या जो कॉमनली लोगों के अंदर डिजीज हमें देखने को मिलती हैं, उन डिजीजेस को हम लोग लेकर के जब स्टडी करना होता है हमें, तो हम लोग जनरल पॉपुलेशन से एक ग्रुप को लेते हैं, उसका कोहोर्ट फॉर्म करते हैं और हम लोग उसे स्टडी करते हैं। और स्पेसिफिक में ऐसी कुछ डिजीज जो कुछ स्पेसिफिक के अंदर हम लोग जो ऐसी स्टडीज जो कुछ स्पेसिफिक लोगों के अंदर हमें देखने को मिलती है, उसे हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। जैसे सपोज कोई मेडिकल स्टाफ है, कोई हॉस्पिटल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग है, कोई इस तरीके का कुछ फैक्ट्रीज हैं, कुछ इंडस्ट्रीज हैं,
जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, स्पेसिफिकली उन्हीं के अंदर ही वो डिजीज हमें देखने को मिलती है। तो जब उससे रिलेटेड स्टडी हम करते हैं किन्हीं स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो फिर हमारा स्टडी सब्जेक्ट जो होता है वो भी स्पेसिफिक होता है, उसका सिलेक्शन हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। ठीक है, तो दो तरीके का हमारे पास में सिलेक्शन आता है, एक तो जनरल सब्जेक्ट लेते हैं और एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट हम लोग लेकर के चलते हैं। तो ये तो हो गया सिलेक्शन। देन नंबर 2 हमारे पास में आता है ऑब्टेनिंग डाटा, ऑब्टेनिंग डाटा ऑफ एक्सपोजर। तो अब जो भी हम लोगों ने स्टडी की, हम लोगों ने सपोज जैसे हम लोगों ने बात की कि हम लोगों ने जो ग्रुप लिया, उस ग्रुप के अंदर हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि लंग पैथोलॉजी जो डेवलप होती हैं वो लोगों के अंदर जो भी एक्सपोजर हो रहे हैं, पॉल्यूशंस हो रहे हैं, स्मोकिंग है, उसकी वजह से जो भी डेवलप हो रहे हैं उन्हें हमें स्टडी करना है। तो हम लोगों ने ग्रुप ले लिया, उनके अंदर एक्सपोजर जो है वो अप्लाई हो रहा है, उसको हम देख रहे हैं। बट अब उसके बाद में उन लोगों की फीलिंग्स क्या हैं, उन लोगों के सिम्टम्स क्या हैं, उसका डाटा कलेक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि वही हमारा तो लोगों से उसके बारे में स्टडी, जो भी रिव्यूज़ हैं उनके क्या सिम्टम्स रहे, या सपोज हमारा जो एक फ्रेमवर्क है कि हमें हर 6 महीने के अंदर उन लोगों से बात करनी है, उनसे हमें फीडबैक लेना है, तो वो जो हमें करना है वो किस तरीके से होगा, ऑब्टेनिंग डाटा। तो ऑब्टेनिंग डाटा के अंदर ऑब्टेनिंग डाटा फ्रॉम स्टडी सब्जेक्ट जो होगा हमारे सामने, ऑब्टेनिंग डाटा फ्रॉम एक्सपोजर, तो उसमें क्या होगा कि हमारे तरीके कौन कौन से हैं उसको स्टडी करने के। तो क्या होता है कि जो भी कोहोर्ट में ग्रुप में जितने लोग हमने लिए हैं, सपोज हम लोगों ने 100 लोगों पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या हम लोग उन 100 लोगों को स्टडी कर रहे हैं वहाँ पर, तो दो तरीके हैं, एक तो उनसे बाय टेलीफोन या उनसे पर्सनली क्वेश्चन पूछ करके, ठीक है ना, फेस टू फेस उनसे पूछा कि अब आपको किस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई पैथोलॉजीज आपकी बॉडी में डेवलप हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। सेकेंडली हम लोग उनसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं, अगर क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जितने भी कोहोर्ट में जो ग्रुप में लोग हैं वो सारे फिजिकली प्रेजेंट हों या हर टाइम अवेलेबल हों, तो उस कंडीशन में फ़ोन पर उनका डाटाबेस लिया जा सकता है, उनसे बात की जा सकती है। और उसके अलावा एक और जो बेटर वे या जो एक प्रैक्टिकल वे जो है वो होता है ईमेल, ठीक है ना। आप ऑनलाइन उसके अंदर आप मेल एक डाल सकते हैं, एक मेल्ड क्वेश्चनेयर जो है जो जनरल पैथोलॉजी से रिलेटेड है। जैसे सपोज हम जो लंग्स पैथोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो उसमें लंग पैथोलॉजी से रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स हम जो प्रोबेबल हमें लगता है कि ऐसे से आने चाहिए, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चनेयर हम प्रिपेयर करते हैं कि हम लोगों ने 10-15 क्वेश्चन का एक क्वेश्चनेयर प्रिपेयर किया, उस क्वेश्चनेयर को उन लोगों को भेज दिया। उसके बाद में उनकी जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी सिम्टम्स हैं, उसके अंदर वो उनके जो भी रिप्लाईज हैं, जो भी उनके आंसर्स हैं, जो भी उनकी फीलिंग्स हैं, वो उस क्वेश्चनेयर के अंदर उसके आंसर दे करके हमें वापस भेज सकते हैं, जो कि एक ईजी वे है। वो चला भी गया, फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत भी नहीं रही, टाइम टेकिंग भी नहीं रहा, और हमारे पास में डाटा कलेक्शन भी एक ईजी वे में हो गया, क्योंकि डेफिनेटली वो ऑनलाइन हमारे पास में कंटेंट है। तो इस तरीके से डाटा कलेक्शन जो है, डाटा कलेक्शन फ्रॉम एक्सपोजर जो है, वो इसका एक सेकंड हमारे पास में एलिमेंट होता है कोहोर्ट स्टडी का। देन जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन ग्रुप, ठीक है ना। तो अब हम लोगों ने जो स्टडी की, इसके अंदर कुछ ग्रुप्स बन गए। यहाँ पर हम लोग इसको अलग अलग तरीके से स्टडी कर सकते हैं कि जिन लोगों को एक्सपोजर मिला उनके अंदर क्या सिम्टम थे, और जिन लोगों को नहीं एक्सपोजर था उनमें क्या कंडीशन थी। इसके अलावा जो हमारा कोहोर्ट बना हुआ है उसके अंदर जो लोग हैं उनमें आपस में भी क्या वेरिएशन है सिम्टम्स की इंटेंसिटी का। तो इस तरीके से सिलेक्शन जो है हम लोगों का यहाँ पर उसके अंदर अलग अलग तरीके का कंपैरिजन यहाँ पर मिलता है। तो सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन ग्रुप, जो कंपैरिजन ग्रुप्स हैं वो किस किस तरीके से सकते हैं। एक तो होता है इंटरनल कंपैरिजन, एक हो सकता है एक्सटर्नल कंपैरिजन, और एक हो सकता है कंपैरिजन ऑफ जनरल पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो इंटरनल कंपैरिजन जो हो गया हमारे सामने, वो तो जो कोहोर्ट हमने लिया है उसमें जो लोग हैं उन्हीं के अंदर आपस में कंपैरिजन, ठीक है। जैसे सपोज हम लोग बात कर रहे थे स्मोकिंग की, हम लोग बात कर रहे थे, तो उसमें एक 100 लोगों को हमने लिया। अब उसके अंदर जितने भी लोग हैं उनसे हम लोग एक फीडबैक लेते हैं कि सपोज उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो डेली 5 सिगरेट यूज़ कर रहे थे, तो उनके अंदर क्या चेंजेस आए। कुछ ऐसे थे जो 10 सिगरेट तक जिनका कंजप्शन था डेली का, तो उनमें क्या सिम्टम डेवलप हो रहे हैं। और इसके अलावा और एडिशनली उनके लाइफस्टाइल, अगर कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो एडिशनली किसी में कुछ नेगेटिव हैं, किसी में पॉजिटिव हैं, उनकी वजह से उनकी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से उस ग्रुप के अंदर ही 100 लोग जो हैं उनके अंदर भी वेरिएशंस हैं। किसी के अंदर लंग्स की पैथोलॉजी ज़्यादा आएगी, किसी में कम आएगी, तो उनको हम कंपेयर करके एक डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं कि अलग अलग लेवल में अलग अलग एक्सपोजर की इंटेंसिटी के हिसाब से अलग अलग लेवल की पैथोलॉजी निकल करके हमारे सामने आती है। तो इसे हम कहते हैं इंटरनल कंपेरिजन। देन नंबर 2 एक्सटर्नल कंपैरिजन। तो एक्सटर्नल कंपैरिजन के अंदर हम लोग क्या कंपेयर कर रहे हैं कि ऐसा एक ग्रुप जो हम लोगों ने कोहोर्ट में लिया,
और एक ऐसा ग्रुप जो जनरल ग्रुप था उसके अंदर। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट कंपैरिजन हम बाहर के लोगों से कोहोर्ट के अलावा हम यहाँ पर करते हैं कि जैसे सपोज स्मोकिंग की हमने बात की, तो जो स्मोक करते हैं उनमें लंग पैथोलॉजी की क्या स्टेटस था, और जो लोग स्मोकिंग नहीं करते उनमें लंग पैथोलॉजी का क्या स्टेटस था। तो ये हमारे सामने एक एक्सटर्नल कंपैरिजन निकल करके आता है। तो स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स दो ग्रुप्स का जो हम कंपैरिजन करते हैं तो ये हो गया एक्सटर्नल कंपैरिजन। देन नंबर थर्ड इज कंपैरिजन विद जनरल पॉपुलेशन रेट्स। ठीक है, तो जनरल पॉपुलेशन रेट से जो हमारा कंपैरिजन है, इसका मतलब क्या है कि जितने भी लोग हैं उनके अंदर जो भी मॉर्टेलिटी हमें देखने को मिल रही है, पैथोलॉजी हमें देखने को मिलती है, पैथोजेनिसिटी देखने को मिलती है, उसका जनरल पॉपुलेशन में क्या रेशियो है। ठीक है ना, जैसे सपोज वही बात हम कर रहे हैं कि लंग कैंसर से डेथ हुई, तो अब लंग कैंसर की हम लोगों ने ग्रुप में देखा कि एक्सपोजर की वजह से कितने लोगों में डेथ हुई, और जनरल पॉपुलेशन में जो डेथ रेशियो था जिनके अंदर एक्सपोजर नहीं था उनमें लंग कैंसर से कितने लोगों की डेथ हुई। तो हमें एक जनरल पॉपुलेशन से हमें एक आइडिया मिलता है कि एक्सपोजर की वजह से इंटेंसिटी जो है वो कोहोर्ट ग्रुप के अंदर कितनी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। तो ये हमारे सामने एक कंपैरिजन विद जनरल पॉपुलेशन रेट निकल करके आया था। तो इसी तरीके से सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन ग्रुप में 3 तरीके का कंपैरिजन पॉसिबल है: इंटरनल कंपैरिजन, एक्सटर्नल कंपैरिजन और कंपैरिजन विद जनरल पॉपुलेशन रेट्स। तो फोर्थ स्टेप जो हमारा फिर इसमें आता है सिलेक्शन कंपैरिजन ऑफ ग्रुप्स के बीच के बाद में जो हमारा आता है वो आता है हमारा फॉलो। तो जब हमारे पास में हम लोगों ने सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लिया, फिर उसके बाद में हम लोगों ने डाटा को स्टडी कर लिया, हमने कंपैरिजन ऑफ सिलेक्शन ग्रुप हम लोगों ने कर लिया, फिर उसके बाद में आता है फॉलो अप, यानी जो भी हम लोगों ने स्टडी की है इसका एक फॉलो अप होना ज़रूरी है। हम लोगों ने एक तरीके से कलेक्शन तो हमने कर लिया कि लोगों के अंदर क्या सिम्टम्स आए, ग्रुप के अंदर क्या सिम्टम्स आए, क्या पैथोलॉजीज डेवलप हुई हैं, बट अब फर्दर उसका फॉलो अप जो है वो डाटा कलेक्शन के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि वो जो चेंजेस आए हैं वो किन किन लोगों में किस किस इंटेंसिटी के आए, किस तरीके से आए, जो कोहोर्ट ग्रुप था उसके अंदर क्या रहा, जो नॉन कोहोर्ट ग्रुप था उसके अंदर क्या रहा। तो इसका एक फॉलोअप जो है वो हमारे सामने फॉलोअप डाटा की फॉर्म में आता है। और जो लास्ट पॉइंट होता है एनालिसिस, जो कि बिल्कुल लास्ट का हमारा एक जो स्टेप है, तो इसके अंदर हम लोग एनालाइज करते हैं कि हम लोगों ने जितना भी वर्क किया, जितना भी कोहोर्ट ग्रुप के अंदर हम लोगों ने कॉज एंड इफेक्ट थेरेपी पर बेस्ड जो भी हम लोगों ने रिजल्ट्स देखे कि जो भी एक्सपोजर हुआ उस एक्सपोजर के बाद में क्या रिजल्ट्स आए, तो वो जो रिजल्ट्स हैं वो अल्टीमेटली हम उसको एनालाइज करते हैं कि हम लोग अलग अलग स्टडीज़ जो हम लोगों ने जो टाइप सीखे थे, तो प्रोस्पेक्टिव के अंदर हमारे सामने क्या निकला डिजीज़ आउटकम, जो भी एक्सपोजर था उसके क्या रिजल्टिंग सिम्टम्स हमारे सामने निकले, रेट्रोस्पेक्टिव में जो हम लोगों के पास में ऑलरेडी डाटा जो थे क्या वो हमारे जो हमारी स्टडी हुई है उससे मैच कर रहे हैं या कुछ डिफरेंट है, और कॉम्बिनेशन के अंदर हमें और नई क्या चीज़ें देखने को मिली उस स्टडी के अंदर या उस जो प्रोसेस हमने ऑप्ट किया उसके अंदर हमें क्या नया देखने को मिला। और उस एनालिसिस के बेस पर हम लोगों के सामने एक कंक्लूजन निकल करके आता है कि जो भी एक्सपोजर हम पेशेंट्स को देते हैं या जो भी डिजीज़ के अंदर जो एक्सपोजर होता है उस एक्सपोजर से क्या आउटकम निकल रहा है, उससे अल्टीमेटली क्या कंक्लूजन निकल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों के सामने जो भी डाटा आता है उसको हम लोग एक एविडेंस बेस्ड या हम लोग एक हमारा जो एक स्टडी बेस है जो हम उसको बना करके चलते हैं, जो आगे हमें किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड हमें कुछ हमें उससे जो भी फर्दर हमें उससे एक्शन जो भी हमें लेने हैं उसके लिए हमें गाइड करता है कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, डिजीज़ के क्या पॉजिटिव फैक्टर हैं, किस तरीके से है, क्या उनके इफेक्ट हैं, ताकि जो एक पब्लिक अवेयरनेस है, जो हेल्थ एजुकेशन है, वो हम लोगों के अंदर डेवलप कर सकें और लोगों को बता सकें कि इन एक्सपोजर से या इन पॉजिटिव फैक्टर से, इन ईटियोलॉजी से अल्टीमेटली ये डिजीज़ आउटकम हमारे सामने निकल करके आता है। तो इस तरीके से ओवरऑल कोहोर्ट जो है उसको हम लोगों ने उसके बारे में बात की कि कोहोर्ट स्टडी के अंदर हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं, किस तरीके से क्या करते हैं, कितने टाइप्स होते हैं इसके, किस तरीके से हमारा प्रोसेस होता है, वो सारी बात हम लोगों ने की कोहोर्ट के अंदर। तो ये हम लोगों का बेसिक जो टाइप्स थे हमारे स्टडी से रिलेटेड या एपिडेमियोलॉजिकल जो मेथड्स जो थे वो हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग किसी नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।